अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अध्याय के कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। क्योंकि यह अभ्यास की शुरुआत है, इसलिए विद्यार्थी इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और तैयार करेंगे। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब आपको रैखिक समीकरण बनाना है और ये प्रश्न संख्या 1 है। इसे हल करना विद्यार्थी देखेंगे। यहाँ काम और कोई नहीं है, केवल हमको इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर से कथन पढ़ते हैं, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। अब देखिए बच्चों, इस बात से आपको न तो कलम की कीमत पता चल पा रही है और ना ही नोटबुक की कीमत पता चल पा रही है। भाई केवल इतना मालूम हो रहा है कि नोटबुक कलम की कीमत से दोगुनी कीमत वाली है। अगर कलम 5 रुपए का है तो नोटबुक 10 रुपए की है। अगर कलम 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की है। अच्छा, अब हमको ना तो नोटबुक की कीमत पता है और ना ही कलम की कीमत पता है। तो जब हमें किसी कथन में राशियां पता नहीं होती हैं तो उन्हें हम बीजीय चर के रूप में मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। अब ये यहाँ ध्यान देने योग्य है कि नोटबुक की कीमत का मतलब है एक नोटबुक। अब चाहो तो यहाँ लिख भी सकते थे, तथा कलम की कीमत, इसके लिए नया चर प्रयोग करेंगे y रुपए। दो चर वाला अभ्यास है और दो ही अज्ञात राशियां हैं, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग चर से निरूपित कर लिया और मान लिया। अब बनाना क्या है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक समीकरण, अर्थात इन चरों को समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब जो सवाल कहेगा वही करेंगे। क्या कहा, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, कीमत x रुपए, बुला के लिख दो। फिर कह रहा है एक कलम की कीमत कितनी है, कलम की कीमत y, थोड़ा दूर लिख दो। प्रश्न ने कहा था एक नोटबुक की कीमत, हमने लिख दिया। एक कलम की कीमत हमने लिख दिया। फिर कह रहा से दोगुनी है, एक कलम की कीमत से दोगुनी है, अर्थात इस कलम की कीमत से 2 गुना कर दो। तो कलम की कीमत का 2 गुना हो गया। यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। अब जगह जहां खाली बचे वहीं पर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये देखिए दो चर वाला समीकरण बन गया। अब इसको इसके मानक रूप में कर दीजिए। ये चर पद बाएं पक्ष में होना चाहिए, तो पक्षांतर कर लीजिए। x अपनी जगह पर, 2y का पक्षांतर किया तो -2y बराबर, अब वहां कुछ नहीं बचेगा तो 0, क्योंकि पूरा का पूरा चर पद चलाया ना इधर। जब वहां कुछ नहीं बता तो ये x - 2y बराबर 0। यही तुम्हारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जो कि उत्तर के रूप में है। अब ये प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 विद्यार्थियों के सामने है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र, मतलब
पिताजी पुत्र से कह रहे हैं, तो पिताजी की उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से, तुम्हारी उम्र का मतलब पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। पिता के इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये प्रश्न संख्या तुम्हारा 2 है। अब इसका हल करना है आपको, तो लिखेंगे पहले किसकी उम्र है, पिताजी की। तो माना कि पिता की उम्र, तो इसके लिए एक चर मान लीजिए, उम्र वर्षों में लिखी जाती है, तो हमने लिख दिया x वर्ष। पिताजी ने पुत्र से कहा था कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो मेरी उम्र माने पिताजी की उम्र, पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया x वर्ष। फिर तुम्हारी उम्र मतलब पुत्र की उम्र, ये भी नहीं पता है, तो इसको भी मान लीजिए। तथा पुत्र की उम्र, इसको हमने मान लिया y वर्ष। दोनों की उम्र मान ली गई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न ने कहा है हिंदी के कथन के रूप में, तुम्हें उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना देना है। कैसे? पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र मतलब पिता की उम्र, तो पिता की उम्र लिख दो। तुम्हारी उम्र मतलब पुत्र की उम्र लिख दो। के 3 गुने से, किसके उम्र के 3 गुने? तुम्हारी उम्र के 3 गुने मतलब पुत्र के उम्र के 3 गुने। तो पुत्र के उम्र का हमने 3 गुना कर दिया, गुना का निशान अपने आप छिपा हुआ है, से 5 वर्ष अधिक है। अब इसी उम्र में 3 गुना भी किया गया है और 5 साल अधिक भी करना है, तो अधिक कब उत्तर आएगा? जोड़ने से। तो देखो ये पुत्र की उम्र है, पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो गया, तो +5। अब खाली जगह जहां बची वहीं बराबर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? अतः, अब सही ढंग से लिख दो, ये चर पद बाएं पक्ष में होना चाहिए, x, ये +3y बाएं पक्ष में जाएगा, तो -3y बराबर 5। तो ये आपका जो समीकरण बन गया, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण बन गया, और ये प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न संख्या 3 है। मोहन एक पुस्तक विक्रेता को ₹50 देकर कहता है कि सभी रुपयों के पेन तथा पेंसिल दे दो। इसका मतलब 50 रुपए के पेन और पेंसिल खरीदना है। किसको? मोहन को। पुस्तक विक्रेता उससे कहता है कि ₹50 में 3 पेन तथा 4 पेंसिलें आ सकती हैं। दुकानदार क्या कह रहा है कि भैया 3 पेन और 4 पेंसिलें तुम्हें मिल जाएंगी। तो अब भाई ये हिसाब लगाना थोड़ा कठिन है कि पेन कितने वाला दुकानदार दे रहा है और पेंसिल कितने वाली दे रहा है, यानी एक पेन की कीमत क्या है और एक पेंसिल की कीमत क्या है। पेन की कीमत को ₹X तथा पेंसिल की कीमत को ₹Y मानते हुए विक्रेता के कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मानेंगे, सवाल ने बताया भी है कि एक पेन की कीमत क्या बताया गया है? ₹X। और पेन कितने मिल रहे हैं? 3। तो लिखेंगे क्या? इसलिए 3 पेन की कीमत। तो भाई एक पेन
ये x का मतलब 1x रुपए का, तो 3 पेन 3x रुपए के हो जाएंगे, तो ये रुपए बन जाएंगे 3x। इसी प्रकार चूंकि एक पेंसिल की कीमत कितनी कही गई, रुपए y। देखो जब हम हिंदी में रुपए लिखते हैं तो इधर लिखते हैं दाहिनी ओर, और रुपयों का चिन्ह बनाएंगे तो बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसलिए 4 पेंसिल दुकानदार ने देने को कहा है, तो 4 पेंसिल की कीमत, तो देखिए एक पेंसिल 1 वाई रुपए की, तो 4 पेंसिल 4 वाई रुपए की हो जाएंगी, 4 वाई। तो अब देखिए पेन कितने की हो गए, 3x रुपयों के, पेंसिल कितने की हो गई, 4 वाई रुपयों की, और टोटल रुपए कितने खर्च हुए, 50। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार 3 पेन और क्या है 4 पेंसिल, तो 3 पेन और 4 पेंसिल। तो दुकानदार क्या करेगा, इन दोनों की कीमतों को जोड़ देगा और इनका योगफल कितने के बराबर है, कह रहा है कि 50 रुपए में तुमको मिल जाएंगी। तो ये तुम्हारा समीकरण बन गया और प्रश्न पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है 4 नंबर। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 4x प्लस 3y बराबर 12। तो प्रत्येक समीकरण के 2 हल निकालने हैं, अर्थात x के 2 अलग अलग मान रखने पर y के 2 अलग अलग मान प्राप्त करना है। तो हम शुरू करेंगे यदि, तो हमने x का मान पहला रखा 0, तो यदि x बराबर 0, तो अभी x बराबर 0 समीकरण में रख दो, 4 गुणित 0 प्लस 3y बराबर 12। x की जगह 0 रखो, बाकी पूरा समीकरण वैसे ही उतार दो, तो 4 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात यहां से आपका काम खत्म। तो ये आ गया 3y बराबर 12। तो y बराबर 12 में 3 का भाग लग जाएगा, तो y बराबर 4 उत्तर आ गया। x बराबर जब 0 तो y बराबर 4 आ गया। अब दूसरा लिख लेते हैं, यदि अब की बार x का मान रख लेते हैं कितना, अब की बार लिख लेंगे x का मान हम, अगर चलो 3 रख लेते हैं, x बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 4x है, x की जगह 3 रखो, गुणित 3 प्लस 3y बराबर 12। तो ये हो गया 4 3 12 प्लस 3y बराबर 12। अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 का पक्षांतर करोगे तो 3y बराबर 12, और ये 12 चले जाएंगे तो -12, तो 12 में 12 चले गए 0, तो 3y बराबर 0। तो y बराबर 0 में 3 का भाग लगाओगे, और जब 0 में 3 का भाग लगाओगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा, तो क्या लिखेंगे, अतः यदि x बराबर 0 तो y बराबर 4, तथा यदि x बराबर 3 तो y बराबर 0। ये हमें 2 उत्तर प्राप्त हो गए और यही कार्य कहा गया था। तो इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है।
अब बचा इसका सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2x प्लस 5y बराबर 0। इसी प्रकार x के कोई दो मान रखने से y के मान आप निकालिएगा। तो ये आपको स्वयं लगाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, 5 नंबर है, जांच कीजिए कि क्या x बराबर 3 y बराबर -2 समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14 का एक हल है। तो ये जांच करना है कि ये x बराबर 3 y बराबर -2 इस समीकरण के लिए सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14 में x बराबर 3 और y बराबर -2 मान रखने पर मान रख देंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, लिख दीजिए, यह उतार लीजिए, 3x प्लस 7y बराबर 14। x की जगह 3 रखो तो हो जाएगा 3 गुणित 3 प्लस 7, y की जगह -2 रखो तो गुणित -2। चाहो तो ये मान ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो बराबर 14। तो अब देखो भाई, 3 त्रिको 9 और 7 दूनी 14। यहाँ गुणा चिन्हों का भी होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो बराबर 14। अब 9 से 14 तो घटेगा नहीं, 14 से 9 उल्टा घटाएंगे तो -5 बराबर 14। अब जरा देखो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि -5 14 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 3 y बराबर -2 उपरोक्त समीकरण के हल नहीं है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो ये होता कि हाँ दोनों समीकरण के हल हैं। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, अतः x तथा y के मान समीकरण में रखने पर, अब पहले समीकरण लिखो, 2x प्लस 3y बराबर k, 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 बराबर k, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, 4 3 7 बराबर k। अब पक्ष परिवर्तन कर दो, k बराबर 7, इसलिए ये आपका यही उत्तर हो गया। इस प्रकार k बराबर 7 आपका उत्तर हो गया और ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो अगर इसका हम निरूपण ध्यान दें तो ये देखो, हमने एक चतुर्थांश बनाया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश, ये y डैश। तो 2,14, तो 2 खाना आगे जाओ तो 2 खाना आगे, ये भी 2 बिंदु बना लिए।
अब ऊपर क्या बता रहा है 14, तो 14 खाना 33 दूर बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार 2 खाने के ऊपर इसके सीध में आ जाओगे, ये बिंदु बन गया 2,14। अब देखो भाई, इस बिंदु से होकर जाने वाली 2 रेखाएं, तो एक रेखा तो हम एक्स अक्ष के समांतर खींच सकते हैं। देखो इसी बिंदु से होकर जा रही है, तो अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु 2,14 से जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये जो समांतर रेखा एक्स अक्ष के जा रही है, तो इस रेखा में क्या है, ऊंचाई हर जगह बराबर है। एक्स अक्ष के जब समांतर रेखा होती है तो उसकी कोटि हर जगह बराबर होती है, तो हो जाएगी y बराबर 14। ये बन गया एक समीकरण। फिर लिखेंगे बिंदु 2,14 से जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब देखो y अक्ष के समांतर कौन सी रेखा होगी, ये देखो चली जा रही है। तो इसमें क्या है, इस रेखा में चाहे यहां बिंदु रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, हर जगह भुज 2 होगा। तो भुज 2 का होगा मतलब x बराबर 2 होगा। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये रेखाएं क्या हो रही हैं, इस बिंदु से जा रही हैं। लेकिन अभी हमको यहां पे ये नहीं दिखने में आ रहा कि ये 2 चर वाले समीकरण हैं। अगर हम 2 चर वाले समीकरण के रूप में लिखें तो अब लिखेंगे 2,14 बिंदु से जाने वाली अन्य रेखाएं। तो अन्य रेखाओं के बारे में देखिए हम क्या लिखेंगे। जैसे हमने लिखा x प्लस वाई बराबर, तो x की जगह क्या है 2, भाई 2,14 से जा रही है, तो 2 क्या है उसका भुज, और कोट है 14, तो भुज x है 2, कोट है 14, तो 2 प्लस 14 तो बराबर 16। तो एक समीकरण क्या बन गया, x प्लस वाई बराबर 16। तो जैसे ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ये बन गया 2, ये बन गया 3। इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहते कि x माइनस वाई लिख दें, तो x की जगह 2 माइनस वाई की जगह यही 14, तो हो गया -12। तो x माइनस वाई बराबर 12, ये एक नया समीकरण बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, अतः बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, असंख्य रेखाएं होती हैं। वैसे भी नियम होता है कि किसी एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं। इसको हम बिना कार्तीय तल पे ऐसे भी कह सकते हैं। देखो एक बिंदु है, एक रेखा देखो ऐसे चली गई, एक रेखा देखो ऐसे चली गई, ये रेखा ऐसे चली गई, ये रेखा ऐसे चली गई। तो एक बिंदु से होकर तो असंख्य रेखाएं चली जाती हैं। और इसी जगह अगर बिंदुओं की संख्या 2 हो जाती, मान लो ये बिंदु A है और ये B है, अब इन दोनों बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर दूसरी मान लो तुमने ये खींची, तो देखो ये B से होकर तो चली गई, लेकिन A से होकर नहीं गई। दोनों बिंदुओं से होकर
केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। मतलब ये जो आलेख इसका रेखा खींची गई है उस पर ये 3, 4 है। तो जब कभी ये बताया जाए कि कोई बिंदु किसी समीकरण पर है तो उसका भुज x के रूप में और कोट y के रूप में मान रख दीजिए। तो x बराबर 3, y बराबर 4 मान समीकरण में रखने पर, बुलाओ समीकरण, 3y बराबर ax प्लस 7, तो 3y की जगह 4 बराबर a गुणित x की जगह 3 प्लस 7। अब इसको ही सरल कर लेना है, 3 चौको 12, a का गुणा 3 में तो 3a प्लस 7। अब क्या करोगे, दो तरीके तुम्हारे पास हैं, चाहो तो पक्ष परिवर्तन कर लो तो हो जाएगा 3a प्लस 7 बराबर 12। पक्ष परिवर्तन में कोई भी चिन्ह नहीं बदलता। और यदि हम चाहते तो हम इस 3a का पक्षांतर करते तो इधर आके ये माइनस का बन जाता। चलो कोई बात नहीं, अब 7 का पक्षांतर कर दो तो 12 माइनस 7 हो जाएगा। इधर 3a, तो 3a बराबर 12 में 7 चला गया 5, इसलिए a बराबर, अब 3 का उधर भाग हो जाएगा, a का मान निकल आया 5/3। यही आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5। अगर तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो अब देखो भाई, इसको कैसे समझेंगे। 9 नंबर है, चूंकि पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है ना, इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया क्या कर रहा है, इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया ₹5, यानी हर 1 किलोमीटर का। तो कुल दूरी कितनी है, तय की गई दूरी x किलोमीटर। तो अब यहां पे क्या ध्यान देना होगा, इस x किलोमीटर में 1 किलोमीटर जाएंगे ₹8 के रेट से, तो अब दूरी कितनी बच जाएगी, इससे 1 किलोमीटर कम हो जाएगा, उतनी दूरी जाएंगे ₹5 के रेट से। तो जो अब और क्या बताया, कुल किराया ₹y है, तो था कुल किराया ₹y। अब जरा इसे विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है। तो अगर जब टैक्सी में बैठ गए, अब समझ लो हम इस प्रकार जा रहे हैं, मान लो ए बिंदु पर हम बैठे और यहां से यहां तक की दूरी हो गई 1 किलोमीटर, फिर हम यहां से यहां तक चले गए कई किलोमीटर,
ठीक, कई किलोमीटर चले गए और बी बिंदु पर पहुंच गए और पूरा यहां से यहां तक का किराया है, कुल किराया y रुपए। तो भाई देखो कुल दूरी कितनी है x, ए से लेकर बी तक, और बीच में जो पहले किलोमीटर का किराया था 8 रुपए, उसके बाद 5 रुपए का है किराया, तो ये 1 किलोमीटर, तो ये दूरी क्या हो जाएगी x माइनस 1। भाई पूरी दूरी x किलोमीटर है, तो इतनी दूर गए 8 रुपए के हिसाब से और इतनी दूर गए 5 रुपए के हिसाब से। तो अब इतनी दूर का किराया क्या हो गया 8 रुपया, प्लस इतनी दूर का किराया 5 रुपए प्रति किलोमीटर, तो 5 से गुणा हो जाएगा x माइनस 1 में। ये इतनी दूर का किराया आ गया। अब इन दोनों का टोटल कितना है y रुपया, तो बराबर y। अब इसको ही आप सरल कर लो, समीकरण बन जाएगा। तो अब देखिए भाई ये 8 अचर पद है, तो पहले सरल करते हैं, 5 से ब्रैकेट खोलते हैं, 5x 5 का गुणा हो जाएगा माइनस 5 बराबर y। अब चर पद बाएं पक्ष में, तो 5x अपनी जगह पे, ये y धनात्मक है, इधर आ गया ऋणात्मक हो गया। अब देखो 8 में से 5 घटाया 3 बचा प्लस का, उधर चला जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण का तुम्हें आलेख खींचना है। तो किसी समीकरण के आलेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं, x के अलग अलग मान रखकर y के अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई, क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 तो अब देखो यहां रखो मान, 5 इंटू 0 माइनस y बराबर -3, तो ये तो हो गया 0 माइनस y बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 3। तो अब इस प्रकार क्या बिंदु बन गया, अतः बिंदु A का नाम ले लेते हैं, बराबर भुज 0 तो कोट 3। अब आ जाओ, अब यदि x बराबर हम लिख लेते हैं 1, तो समीकरण क्या है 5x माइनस वाई, तो 5 इंटू 1 माइनस वाई बराबर -3, तो 5 एकम 5 माइनस वाई बराबर -3, तो माइनस वाई, अभी 5 उधर चला जाएगा तो -3 माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर -8, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 8। अब क्या लिखेंगे, अतः बिंदु, दूसरा नाम रख लिया b, ये क्या हो गया x1 तो y8, 1,8 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं से ही हम आलेख खींच सकते हैं, जैसे पहला बिंदु 0,3 और दूसरा 1,8। तो देखिए किस प्रकार आलेख खींचेंगे। इसके लिए सीधे पटरी से आप ये चतुर्थांश बनाइएगा। पहला बिंदु 0,3, तो 0 मतलब यही रहो और 3 माने ऊपर चढ़ जाओ। तो मान लो हम यहां आ गए, ये बिंदु है 0,3। दूसरा बिंदु 1,8, 1 खाना आगे और 8 खाना ऊपर, तो यहां पे पहुंच जाओगे। ये बिंदु बन गया 1,8, ये बिंदु ए है और ये मिल गया बी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई पटरी से रेखा खींच दो। मान लो पटरी हम अगर ऐसे लगाएंगे तो ये पटरी लगा के इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। अब जो ये रेखा तुम्हें दिखाई पड़ रही है, यही रेखा है तुम्हारी क्या, 5x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, तो ये इसका आलेख खींच गया। चाहो तो ये आलेख अपना ग्राफ पेपर पर भी खींच सकते हो। अब प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है। क्या दिया गया है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य
पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा जा रहा है? किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको देखो हम इस प्रकार लिखेंगे, कार्य, ये निशान देखिए अनुक्रमानुपाती वाला है। कार्य अनुक्रमानुपाती काहे के है? दूरी के। इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी ध्यान देंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, अगर हम काम ज्यादा करेंगे तो दूरी ज्यादा तय हो जाएगी, अगर काम कम करेंगे तो दूरी कम हो जाएगी, अगर हम दूरी कम करेंगे तो काम कम करना पड़ेगा। अर्थात इन दोनों राशियों में किसी एक राशि के घटाने पर दूसरी राशि का मान घट जाता है। चाहे जो ले लो, इसको घटाओगे तो ये घट जाएगा और इसको घटाओगे तो ये घट जाएगा, और यही कहानी वृद्धि में है। तो इस क्रिया को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। वैसे जो कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ये तुम्हें भौतिक विज्ञान में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो पढ़ाया जाएगा। तो इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक। बल कितना है अचर? 5। तो इस बल की जगह पे हम सोच लेंगे 5, लेकर इसका आलेख खींचिए। अच्छा, आलेख भाई खींचेंगे। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी फर्स्ट 2 मात्रक, सेकंड 0 मात्रक, तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हम तो अभी तो हमको कार्य भी नहीं पता और दूरी भी नहीं पता है, तो हम लिखेंगे क्या? माना कि पिंड पर अचर बल वो कितना है? 5 मात्रक लगाने पर क्या हो रहा है? x दूरी तय होती है तथा y कार्य होता है। तो कार्य को हमने क्या मान लिया? y मान लिया, छोटा y, ठीक है। और दूरी कितनी हो गई? x। तो अभी हमने यहां पे कथन को किस रूप में लिखा? कार्य जो है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है और सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो कार्य हमारा y, बल 5 और विस्थापन गुणित x, तो ये क्या हो गया? y बराबर 5x। अब ये समीकरण बन गया तुम्हारा। इसको इसी अवस्था में रखो। अब यहां x के कई मान रख के y के मान निकाल लो। अब देखो भाई, यदि x बराबर हम रख दे 0, तो y बराबर 5 गुणित 0, तो 0 आ गया। फिर देखते हैं, यदि x बराबर हम रखे 1, तो y बराबर 5 गुणित 1, 5 आ गया। यदि x बराबर हम रखे -1, तो y बराबर 5 गुणित -1, तो -5 आ गया। तो अब देखिए यहां पे बिंदु क्या बना? इस जगह पे बिंदु बना 0,0, ठीक है ना। यहां बिंदु बना 0,0 और यहां बिंदु क्या बना? 1 रखने पे 5 आया, 1,5, और यहां बिंदु क्या बना? -1 रखने पे -5 आया।
-1 कामा -5। तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 बिंदुओं का आलेख खींच लेंगे और यही कहा गया था। तो अब इसका आलेख हम विद्यार्थियों को ग्राफ पेपर पर सिखाते हैं। अब यह ग्राफ पेपर विद्यार्थियों के सामने है। यहां पर होता क्या है, सबको पता है कि ये रेखाएं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती हैं और बिंदुओं को हमने देखिए यहां पर लिख लिया है। यही 3 बिंदु हमको निरूपित करने थे। तो पहला बिंदु 0 0, तो ये देखिए मूल बिंदु है, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु। यही बिंदु कहलाता है 0,0। 0 न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे। अगला बिंदु है 1,5, अर्थात भुज 1 कोटि 5। तो हम देखो 1 खाना आगे आ गए और 5 खाने ऊपर चढ़ेंगे। 1 2 3 4 और ये गए 5। ये हमको बिंदु मिल गया यहाँ पे। इसको हमने लिख दिया 1,5। फिर दिया क्या, -1 कामा -5। तो अब देखिए ये चतुर्थांश थोड़ा हमको ऊपर खसकाना पड़ेगा। -1 इधर आ गए और -5 नीचे जाना है। तो देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5। ये बिंदु जो हमको मिला -1 -5। तो इस प्रकार ये हमको 3 बिंदु मिल गए। एक ये मिला और एक ये मिला और एक ये मिला। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। पटरी की सहायता से रेखा जब खींचेंगे तो चूंकि ग्राफ पेपर पे थोड़ा हम बड़ी आकृति बना के आपको दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी हम खिसका के दिखाते हैं। ये देखिए एक रेखा बन गई। ये देखिए 1 5 वाले बिंदु से होकर जा रही है और ये देखिए -1 -5 वाले बिंदु से होकर जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों बिंदु से होकर ये रेखा जा रही है और इस प्रकार आपने इसका आलेख ग्राफ पेपर पे खींच लिया। तो इस प्रकार आप ग्राफ पेपर पर भी आलेख खींच सकते हैं। पिछले प्रश्न का आलेख हमने सादे कागज पर खींचकर सिखाया था, तो आप जैसे चाहें उसका आलेख खींच सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ मुख्य प्रश्नों को हल करना सीखा। अब इनकी सहायता से आप अपने अभ्यास के अन्य प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं।